हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 4 जो है भारत में राष्ट्रवाद, ये कवर कर रहे थे। और इसमें हम लोग पार्ट नंबर 4 तक कर चुके थे, यानी कि पार्ट 4 हम लोग पढ़ चुके थे और हमारा आज जो है ये पार्ट नंबर 5 है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है ये इतिहास का, तो इसमें टाइम लगेगा ही। तो हम लोग आज पार्ट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग तो आज हम लोग पार्ट नंबर 5 देखेंगे, जो संबंधित होगा जो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें दो मित्र राष्ट्र बनाए गए थे। पहला था हमारा दो टीम बनाए गए थे, दो गुट बनाए गए थे। एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में 3 टीम यानी कि 3 देश, और मित्र राष्ट्र में भी 3 देश था। तो ये सब जो था प्रथम विश्व युद्ध का परिचय वगैरह, ये सारी चीज हम कल कर चुके थे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा, ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ था जो भारत को प्रभावित कर रहा था, इसके बारे में होगा। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लाइन बाय लाइन और लाइन से कुछ टर्म्स उठा करके उसको डिकोड करते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा यही, प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। इसमें हम लोग प्रथम विश्व युद्ध का परिचय देख लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो है, कारण के साथ भारत का अंतर संबंध, यानी कि क्या एक्चुअल में कारण था प्रथम विश्व युद्ध में, भारत क्यों इसमें शामिल हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध का काम ही था साम्राज्यवाद का विस्तार, यानी कि उसका मेन फोकस ही था, उसका रीजन ही था कि साम्राज्यवाद का क्या हो, विकास हो। लेकिन इसी चीज को हमारे भारतीय गम नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि ये कारण तो था ही इसका साम्राज्यवाद का विस्तार का, लेकिन इसी चीज को समझ नहीं पाए और इसी में फंसकर जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे महात्मा गांधी जी वगैरह, तो ये जो लोग थे, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई अगर समझिए कि कोई अगर समझदार व्यक्ति होगा तो इसको आराम से समझ सकता है कि क्यों प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना महात्मा गांधी जी की भूल थी। तो ऐसे समझते हैं, प्रथम विश्व का कारण क्या था कि साम्राज्यवाद का विस्तार, यानी कि उसका मकसद ही था साम्राज्यवाद का क्या करना, विस्तार करना। और प्रथम विश्व युद्ध में यह आश्वासन दिया गया भारत को, यह विश्वास दिया गया कि हम आपको स्वशासन दे देंगे, यानी कि हम आप पे अच्छे से शासन करेंगे। ये संभव है? आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसी को बोलिएगा बाद में हम दूसरे को दे देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यानी कि साम्राज्यवाद का विस्तार के लिए ही अंग्रेज लड़ रहा था, और साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद को दे देना, यानी कि स्वशासन को ही दे देना, विश्वास दिला करके महात्मा गांधी जी और उस समय के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों को मना लिया गया और भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय कर लेता है। और अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत हमारे पक्ष में रहेगा और हम भारत पे इसके बदले में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारत पे स्वशासन करेंगे, यानी कि अच्छे से शासन करेंगे। ऐसा जो क्रूर शासन पहले चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा होने वाला था नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही था कि प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि साम्राज्यवाद का क्या हो, विस्तार हो। लेकिन इस बात को उस समय के जो प्रतिनिधि थे वो समझ नहीं पाए थे, जिसके कारण से हमें, यानी कि भारत को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, समझ गए होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो कारण था, ये क्या था प्रथम विश्व युद्ध में भारत को जाने का, बस यही था कि आश्वासन दिला दिया था कि आपको स्वराज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो होना नहीं था। चलिए, तो इसको लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। जैसा कि ये सब हो चुका था, तो वो टॉपिक कहाँ गया? से लाना होगा उस टॉपिक को, एक मिनट। हाँ, तो हम इससे पढ़ते हैं। हम लोगों ने आर्थिक कारण हो गया था, सामाजिक कारण हो गया, हाँ, यहाँ से कारण के साथ भारत का अंतर संबंध। तो प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप
उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत के सहित अन्य एशियाई देशों में चल रहा था। यानी कि सभी चाहते थे कि हम सभी अपना अपना साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उन्हें मार्केट चाहिए था सामान बेचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, प्रयास करने के लिए लड़ा गया था। यानी कि सब अपना अपना साम्राज्य को अपना अपना क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि उसका विकास हो पाए, उसके उद्योगों का विकास हो पाए। ब्रिटेन के सभी उपनिवेश भारत उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के पास जितना भी उपनिवेश था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत, ताकि भारत उस समय पॉपुलेशन बाय या फिर एरिया बाय या कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। यानी कि भारत को किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहता था, हर हाल में उसको सुरक्षित रखना चाहता था। उसकी जिम्मेवारी यही थी कि उसको भारत को सुरक्षित रखना है, उसको ये प्राथमिकता दिया। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना की जाएगी। कहने का मतलब है कि वो सब आश्वासन दिला दिए कि आप लोग को अच्छे से शासन करवाया जाएगा भारत पे। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगा दिया, ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके, लेकिन उसका फायदा केवल और केवल अंग्रेज को ही मिल सका। देखिए, आयात शुल्क क्या होता है? दो प्रकार के शुल्क होते हैं, एक आयात शुल्क और दूसरा निर्यात शुल्क। शुल्क यानी टैक्स। एक आयात शुल्क, दूसरा निर्यात शुल्क। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई देश से, यानी कि अलग देश से आपके देश में कोई वस्तु आ रही है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं आयात टैक्स। क्या बोलते हैं? आयात टैक्स। यानी कि अलग देश से आपके देश में वस्तु आई तो उसको क्या बोलेंगे? आयात टैक्स। ये बाहर का देश है, ठीक है। इसके बाद अगर बाहर के देश में आपके देश से वस्तु जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग निर्यात टैक्स। क्या बोलेंगे? निर्यात टैक्स। यानी कि विदेशों से आने वाले वस्तु पर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। हालांकि भी जितना भी टैक्स का पैसा होता था, इससे फायदा केवल और केवल किसको था? अंग्रेज को ही था। तो अंग्रेजों को इससे क्या मिली? बहुत ज्यादा फायदा मिली। तो हुआ क्या था, एक बार और समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये आश्वासन दिलाया गया कि भारत को एक स्वशासित देश घोषित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो शासन होगा ये अच्छे तरीके से होगा, सुशासन टाइप होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और भारत का जो विश्वास था, भारत के प्रतिनिधि का, भारत की जनता का, सभी का विश्वास ध्वस्त हो गया, और सभी लोग आक्रोशित होकर के बहुत सारे आंदोलन करते हैं, और इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसमें भाग नहीं लिया जाता है। अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं, अनेक प्रकार के विद्रोही जो कार्यक्रम है, ये सारी चीजें होते हैं, क्योंकि लोग गुस्से में थे। उस समय पे कोई और रास्ता था नहीं, और ये गलती हमारी भी थी कि हम लोगों ने अंग्रेज के साथ रहने का फैसला कर लिया प्रथम विश्व युद्ध में। ऐसा नहीं करना था, ये लॉजिक सी बात थी, नहीं करना था। लेकिन उस समय की परिस्थिति को देख करके क्या पता उन लोगों को लगा होगा कि जाना उचित रहेगा, क्योंकि एक बार तो विश्वास सभी पे किया ही जा सकता है। तो उस समय की स्थिति के हिसाब से वो लोग सही ही किए होंगे। प्रथम महायुद्ध के समय भारत का समय का भारतीय घटनाक्रम, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय पे भारत में क्या हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रथम वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में क्या क्या घटनाएं घटी थी, इसके बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक चली थी। इसके बीच में भारत में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में देखना है। विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का ही देन था। ये जितना भी चीजें हो रही थी, सब युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हो रही थी। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। ऐसे समझते हैं कि जितना भी चीज हुआ, जितना भी आंदोलन वगैरह हुए, इससे जितना भी राष्ट्रीयता का भावना था, ये ज्यादा और परिपक्व होते चला गया। यानी कि सभी में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ते चली गई, क्योंकि जितना ज्यादा आक्रोश फैलेगा, जितना ज्यादा आंदोलन होंगे, जितना ज्यादा अंग्रेजों पे सवाल उठाया जाएगा, उतना ज्यादा लोगों के प्रति, यानी कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगेगी, प्रेम जगेगा अपने देश के प्रति। इस युद्ध के साथ ही तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश के खिलाफ हर संभव प्रयास करना कोशिश कर दिए, क्योंकि उन्हें लग गया था कि ये जो आश्वासन दिया है उसमें भरोसा था, लेकिन आगे चलकर अंग्रेज बदल गया और भारतीयों का भरम टूट गया। जैसा कि हम अभी बताए, रक्षा व्यय में इजाफा किया। इसका क्या मतलब है, जो अंग्रेज था, अंग्रेज पुलिस के द्वारा या फिर आर्मी के द्वारा क्या करते थे, यहाँ पे शासन करते थे। तो इसमें वो जब वृद्धि किए, यानी कि रक्षा बढ़ाए, यानी कि सिक्योरिटी टाइट किए, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी टाइट कर दिए तो लोकतंत्र को यहाँ पे क्या है, खतरा है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जनता पे और ज्यादा शासन करने की क्या हो रही है, तैयारी चल रही है। तो जैसे ही रक्षा पे व्यय बढ़ा तो सभी लोगों को डाउट होने लगा, और यहाँ से इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ भी बढ़ गया। जाहिर सी बात है, अगर रक्षा बढ़ाएंगे, यानी कि
ऐसा समझते हैं। अगर किसी चीज को ज्यादा फंडिंग करना है तो उसके लिए टैक्स भी चाहिए, तो जैसे ही रक्षा बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ा, और रक्षा बढ़ाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा लोगों में यह भी डर हो गया कि ये रक्षा बढ़ा कह रहा है, क्या यहाँ पे तो स्वशासन करना है, तो स्वशासन में तानाशाही तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए जो सेना है इसकी कोई जरूरत थी नहीं। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेता ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यानी कि सब लोग जो थे उस समय पे वो चाहते थे कि हमें स्वराज मिल जाए। अंग्रेज भी बोले थे कि आपको स्वराज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जाहिर सी बात है 1915 और 17 के बीच में एनी बेसेंट और तिलक आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में होम रूल लीग की स्थापना यानी कि आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। अच्छा, ये होम रूल लीग क्या है और एनी बेसेंट कौन थी, और ये जो है इसके बाद गदर पार्टी का स्थापना होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसी के बीच में यानी 15-17 के बीच में 16 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों मिल करके किस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, होम रूल लीग की शुरुआत कर देते हैं। युद्ध इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का जो विदेशी धरती पर दोनों जगह पर विकास हो रहा था। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती पर, कहने का मतलब जिस समय पे युद्ध चल रहा था उस समय पे ऐसा नहीं था केवल भारत में ऐसी घटना हो रही थी, विश्व के सभी जगह पे राष्ट्रवादी आंदोलन का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये अपने विस्तार पे था, यानी कि सभी जगह चल रहा था। ऐसे में भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। अच्छा, उत्तरी भारत तक फैला है कि वो दक्षिणी भारत में अंग्रेज जो था उतना इंटरफेयर नहीं करता था, उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। वहां पे ऐसे समझते हैं वहां पे जो शासक थे पहले वो अंग्रेज के साथ मिले हुए नहीं थे, क्या कि जो मुगल था इसका जो ज्यादा दबदबा था ये था उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत के साथ अंग्रेज का टच था, दक्षिणी भारत के साथ उसका टच नहीं था। जितने भी उत्तरी भारत के राज्य थे वहां पे मजबूत आंदोलन होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे आंदोलन हुए। तो वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों, यानी कि जो व्यक्ति अमेरिका और कनाडा में बसे हुए थे, और वहां के क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में कौन सी पार्टी का स्थापना कर देता है, गदर पार्टी का स्थापना कर देते हैं। यानी कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1913 में। 1913 में किसके आइडिया से, तो लाला हरदयाल के आइडिया से गदर पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। कहां पे, तो अमेरिका में। किसके मदद से, अमेरिका और कनाडा में जितने क्रांतिकारी लोग थे उनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, और प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई। पहला यह कि कांग्रेस जो था जिसका स्थापना हम बता चुके हैं 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। ये जो कांग्रेस है ये इसका जो कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल और गरम दल एक हो गए, यानी कि एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल। अच्छा, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, नरम दल क्या था, गरम दल क्या था, कांग्रेस क्यों टूटा, किस प्रकार से उसका फिर से क्या हुआ, एकीकरण हुआ, किस प्रकार से वो वापस फिर से मिल पाए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। तो कांग्रेस दो दल जो था इसका, गरम दल और नरम दल, ये आपस में मिल गए। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हो गया, यानी कि जितना भी आंदोलन चलेगा इसके बाद चलेगा खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन। इसमें यह निर्णय लिया गया, जितने भी विश्व युद्ध में जितने भी कुपरिणाम थे अंग्रेजों का, निर्णय लिया गया कि जितने भी मुसलमान है और भारतीय यानी कि कांग्रेस है, ये दोनों आपस में मिलकर के सभी आंदोलन को लीड किया जाएगा इनके द्वारा। भारतीय राजनीति के राजनीति मंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष अपने स्वचालित 3 सफल आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन। इस तरीके से महात्मा गांधी जी का भी क्या हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और यहाँ पे 3 आंदोलन लगातार बैक टू बैक क्या हुई, सफल हुई, जिसमें से खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल जो आंदोलन था ये इसका प्रारंभ हुआ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो इसका समय में भारतीय घटनाक्रम था, इसमें सबसे पहला घटनाक्रम ये था कि 1913 में गदर पार्टी का स्थापना कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। उसके बाद 1916 में मुस्लिम लीग के 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई थी। तो दो में महत्वपूर्ण घटना है, एक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कर दिया गया था, होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई थी, और गदर पार्टी का स्थापना भी 1913 में कर दिया गया था। तो गदर पार्टी और होम रूल लीग ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। गदर पार्टी और होम रूल लीग, कौन सा पेज सही रहेगा? दोनों दो चीज देखना है हमें, गदर पार्टी देखना है और होम रूल लीग देखना है। चलिए तो लिखेंगे हम लोग, एक तो होगा हमारा गदर पार्टी और दूसरा होगा होम रूल लीग। तो पहला हम लोग देखेंगे गदर पार्टी का, कि ये पहले हुआ था 1913 में। तो पहला लिखेंगे हम लोग गदर पार्टी, गदर पार्टी। तो इसमें रू देख के लिखेंगे। जो गदर पार्टी था इसका जो स्थापना है ये 1913 में 15 जुलाई 1913 को होती है। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 15 जुलाई 1913 को होती है। ये होती कहाँ पे, ये भी लिखेंगे। स्थापना इसका कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। कहाँ पे? अमेरिका से अच्छा रहेगा यूएसए लिखना। यूएसए के कैलिफोर्निया में होता है, जिसे हम सैन फ्रांसिस्को बोलते हैं। सैन फ्रांसिस्को, सिस्को कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होती है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। चलिए इसके बाद उद्देश्य इसका क्या था, इसका टारगेट क्या था, उद्देश्य। तो मेरे दोस्त इसका जो उद्देश्य था ये था सशस्त्र क्रांति करना, यानी कि प्यार से बातें नहीं करना, हथियार के साथ क्या करना? क्रांति करना, सशस्त्र क्रांति। इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर निकालना, गदर पार्टी का। इसी के द्वारा एक गदर पत्रिका लाया गया, गदर पत्रिका लाया गया। ऐसे लिखेंगे सीधा सीधा, गदर पत्रिका चलाया गया, ऐसे चलाया गया। इस पार्टी के द्वारा कौन सा पत्रिका चलाया गया? गदर पत्रिका चलाया गया। तो गदर पार्टी का स्थापना कब होती है? 15 जुलाई 1913 को। इसमें जो संस्थापक, अच्छा संस्थापक का नाम नहीं लिखे हैं, संस्थापक ही लिख देते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक, इसके तो संस्थापक में बहुत सारे व्यक्ति का नाम इंपोर्टेंट है, लेकिन दो व्यक्ति जो इसके संस्थापक में बहुत ज्यादा योगदान दिए थे, उनका एक का नाम है लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल। इनका ही आइडिया था। आइडिया किनका था? विचार किनका था? लाला हरदयाल का था। दूसरा थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। तो दो व्यक्ति का योगदान बहुत ज्यादा रहा था, सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल जी का। लाला हरदयाल जी का ही ये आइडिया था। तो गदर पार्टी के बारे में हम क्या क्या जानेंगे? तो इसका जो स्थापना हुआ था ये 15 जुलाई 1913 को हुआ था, याद करेंगे। 15 जुलाई 1913 को यूएसए में कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पे। उद्देश्य क्या था इसका? सशस्त्र क्रांति करना। गदर पत्रिका इसके द्वारा चलाया गया था। संस्थापक इसके दो थे। एक संस्थापक का नाम था, जिसका आइडिया था, उनका नाम था लाला हरदयाल। और ऐसे याद कर सकते हैं गदर, गदर पार्टी का संस्थापक कैसे याद कर सकते हैं? अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो टिक करने के लिए कैसे होगा? टिक करने के लिए जो ट्रिक होगा ये इस प्रकार से हो सकता है। गदर क्या होता है? गदर। तो गदर एक मूवी आई थी जिसमें बहुत सारा खून, यानी कि बहुत सारा मारकाट हुआ था, तो खून खून आता है, यानी कि खून बहाया गया था। और खून कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। तो गदर पार्टी लाल, गदर से याद कर लेंगे आप लोग, लाल। गदर मूवी में क्या बहाया था? खून बहुत ज्यादा बहाया गया था। तो गदर पार्टी का स्थापना लाल, तो लाल से याद कर लेंगे आप लोग लाला हरदयाल। ठीक है, तो कैसे भी याद करके रखना है हमें। तो खून, खून से याद कर लेंगे गदर और लाल। तो खून कैसा होता है? लाल। तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह भागना के द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आइडिया भले किनका था? लाला हरदयाल जी का था। तो गदर पार्टी के बारे में इतना काफी है। गदर पार्टी का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति करना। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा गदर पार्टी हो गया। इसके बाद होगा एनी बेसेंट का होम रूल लीग। तो हम लोग लिखेंगे होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल लीग। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये जो होम रूल लीग था ये दो व्यक्ति के द्वारा लाया गया था। एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। एक क्या? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट।
एनी, अरे बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इनके संस्थापक कौन कौन रहे थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि कौन थी एनी बेसेंट। क्या कि एनी बेसेंट के बारे में पढ़ने का मौका आगे मिलेगा नहीं इस चैप्टर में, तो सीधा सीधा भी देख लेते हैं एनी बेसेंट कौन थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे एनी बेसेंट, एनी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो चलिए एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनी बेसेंट का जो जन्म है ये हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। अब हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को। अच्छा, इसका स्थान का क्या नाम था, यानी कहाँ पे हुआ था जन्म? हुआ था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में। ये पहली बार भारत कब आई? पहली बार भारत कब आई? पहली बार भारत आई 1893 में, यानी कि 1893 में। ये पहली बार भारत आई 1893 में, और 1800 यानी कि 6 साल के बाद 1889, हाँ 1889 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली। थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली, ठीक है, ज्वाइन की। आप लोग अपने से लिखेंगे खुद से। तो एनी बेसेंट कौन थी? इनका जो जन्म होता है ये लंदन में होता है 1 अक्टूबर 1847 को। ये पहली बार भारत कब आई? तो पहली बार भारत आई 1893 में, और 1889 में क्या ज्वाइन कर लेती है? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ये ज्वाइन कर लेती है। चलिए, और इसके और देख लेते हैं थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में। तो ये जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1889 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदल के आगे कर दिया गया BHU। क्या कर दिया गया? BHU, जिसको हम अभी बोलते हैं क्या? बनारस, हो रहा क्या बोलते हैं? बनारस हिंदू कॉलेज, सॉरी विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको लिखना होगा विश्वविद्यालय। तो एनी बेसेंट जी के द्वारा किस यूनिवर्सिटी यानी कि किस विश्वविद्यालय का स्थापना की गई, जिसका वर्तमान में नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो ये स्थापना किया गया था, और इसका पुराना नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अच्छा, इनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। ये जो एनी बेसेंट थी, इनकी मृत्यु भी कब हुई थी? भारत में हुई थी। 20 सितंबर, कब हुई? 20 सितंबर 1933 को। 20 सितंबर 1933 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो एनी बेसेंट के बारे में क्या क्या हम लोग जाने? इनका जो जन्म है 1 अक्टूबर 1847 को होता है। कब? कहाँ? लंदन में होता है। इन्होंने 1893 में सबसे पहले भारत आया, यानी कि आई, और ये 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली। इतना हो गया। इसके बाद 1898 में इनके द्वारा क्या किया जाता है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसका भी नाम हो गया है बनारस हिंदू कॉलेज, का स्थापना किया जाता है। और ये जो मेन टर्म था ये तो लिखे ही नहीं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में इस बुक में दिया गया है, इनके द्वारा होम रूल लीग चलाया गया। तो होम रूल लीग चलाने में किसका योगदान था?
एनी बेसेंट का योगदान था। तो एनी बेसेंट के बारे में इतना काफी है जानकारी आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को। एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में, सॉरी हाँ 1893 में। एनी बेसेंट एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कब की? 1889 में, भारत आने से पहले। इसके बाद 1898 में एनी बेसेंट जी के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसका नाम रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका पुराना नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इस तरीके से एनी बेसेंट की मृत्यु हो जाती है 1933 में। और 1933 में भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 20 सितंबर को। इससे पहले हम लोग देखे गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना 15 जुलाई 1913 को किसके द्वारा? लाला हरदयाल जी के द्वारा। और सोहन सिंह भागना, इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति करना। और इसी के द्वारा यानी कि इस पार्टी के द्वारा गदर पत्रिका प्रकाशित किया गया था। तो ये सारी चीजें देखें हम आज की क्लास में। अगले क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा यही थे लाला हरदयाल जी, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। फोटो साफ साफ नहीं दिख रहा है, लाला हरदयाल जी। अगले पार्टी में हम देखेंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव रहा था। क्या देखेंगे? प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, यानी कि क्या प्रभाव देखा प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और क्वेश्चन जो भी बनेगा इस चैप्टर इस टॉपिक से वो सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करेंगे। उम्मीद है कि इतना कर पाएंगे आप लोग, 10th में है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।